not a game, it's a rich thing. सज्जाद ने करीब खड़ी अपनी बहनों की जानिब देखते हुए कहा, वक्त बहुत कम है, तुम दोनों कोठरी की जमीन को साफ कर दो। बेलचा और गेंती पिछले सहन में पड़ी है, वो भी अपने साथ कोठरी में ले जाना। हम काम का आगाज फौरन ही कर देंगे। गुलाम हुसैन का नशा उड़न छू हो गया और वो चिल्लाते हुए बोला, मुझे कत्ल करने के बाद तुम सब भी कातिल बन जाओगे और फिर लोग तुम्हें बाप का कातिल कहकर पुकारेंगे। मेरी मानो और हालात से समझौता कर लो, वरना सब के सब डर लिए जाओगे। मेरे साथ इस मामले में 2 पुलिस वाले और भी शामिल हैं। अगर मैंने इनसे राब्ता ना किया तो वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। फारूक सख्त लहजे में बोला, तूने हमें बेवकूफ़ समझ रखा है। दहशतगर्दों से मिलने वाली रकम को अगर 3 हिस्सों पर तकसीम किया जाता तो मेरे ख्याल में फी बंदा 16,000 से ज़्यादा की रकम किसी के खाते में ना आती, और 16,000 लेकर अपनी नौकरियों को खैराबाद कहना बेवकूफ़ी के ज़ुमरे में आता है। मुझे यकीन है कि ये सब तूने अकेले किया है। गुलाम हुसैन ने बताया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। धमाके वाली रात पेट्रोलिंग से दूर जाने के बाद मुझे चंद दिनों के लिए रूपोश होना था। मैंने जहां अपने आप को पोशीदा किया, इन्हें मेरे मुतालिक सब कुछ मालूम है। वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हमाकत मत करो और जो मैं कह रहा हूँ वही करते जाओ। फारूक ने बरामदे में लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। रात के 3:45 बजने वाले थे और अभी तक बहुत काम बाकी था। इसने आबिदा और तैयबा को इशारा किया। वो उठकर पिछले सहन में कोठरी की तरफ चली गई। सज्जाद ने तफहीमी निगाहों से फारूक की तरफ देखा। फारूक माँ से मुहातिब होते हुए बोला, अम्मा कोई कपड़ा है तेरे पास? ये चीखेगा चिल्लाएगा तो मोहल्ले वाले जाग जाएंगे, इसके मुंह को बांधना पड़ेगा। शाहिदा ने अपनी चादर उतार कर इसके हाथों में थमा दी। सज्जाद ने बकरी के गले में रस्सी खोली और इसकी मजबूती का जायजा लेने लगा। अब मामला गुलाम हुसैन के इख्तियार से बाहर हो गया। इसने राह फरार इख्तियार करने के लिए इर्द गिर्द का जायजा लिया। फारूक को फौरन ही अंदाजा हो गया कि वो क्या करना चाहता है। इसने आगे बढ़कर इसे बाजू से थाम लिया। वो नशे में धुत था, दिमाग से खुमारी बेशक उतर चुकी थी, लेकिन पाँव में लड़खड़ाहट अब भी मौजूद थी, इसलिए जद्दोजहद न कर सका और कसमसा कर रह गया। फारूक और सज्जाद ने मिलकर इसके दोनों हाथ पाँव बांध दिए। अपनी बेबसी को महसूस करके गुलाम हुसैन चीखने चिल्लाने लगा। इसके मुंह से गालियों का तूफान बरामद हुआ। फारूक ने मां की चादर को फाड़कर गोले की सूरत में इसके मुंह में घुसेड़ दिया। गालियां निकलना बंद हो गई थी। शाहिदा दाढ़े मार मार कर रोने लगी। सज्जाद नरम लहजे में बोला, अम्मा अगर तुझ में देखने की हिम्मत नहीं तो चादर ओढ़कर चारपाई पर लेट जा, हम इससे जल्द निमट लेंगे। शाहिदा फौरन चारपाई पर रखी हुई चादर को सर तक ओढ़ कर लेट गई। इसे कपड़ों की सरसराहट और फारूक की दबी दबी सरगोशियां बहू भी सुनाई दे रही थी। वो सज्जाद को मुतलिक हिदायत दे रहा था और वो इन हिदायत के मुतलिक बहू भी जानती थी, लेकिन बच्चों को मना करना इसके इख्तियार में नहीं था, इसलिए करवट बदल कर लेट गई। कुछ ही देर बाद इसे आबदा और तैयबा की आवाज़ें सुनाई दी। वो फारूक को बता रही थी कि कोठड़ी का फर्श खाली कर दिया गया है, अब गुलाम हुसैन को वहाँ बहू भी मुंतकिल किया जा सकता है। फारूक ने सज्जाद से कहा, तो फिर देर न करो, इसे मेरे साथ उठाकर वहाँ मुंतकिल कर दो। देखो एहतियात करना, कोई निशान बाकी ना रह पाए। इसके बाद आवाज़ें मादूम पड़ने लगी। वो पिछले सहन की तरफ चले गए। शाहिदा एक दफ़ा फिर फूट फूट कर रो दी। सब कुछ गैर मुतवक्के तौर पर हो रहा था, वो इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर सुबह के 5 बज गए। वो चारों फारिग होने के बाद अपनी चारपाइयों की तरफ आ गए और थके हारे होने की वजह से कोई बातचीत किए बगैर सोने के लिए लेट गए। शाहिदा को नींद बला कहाँ आती, इसके दिमाग में आतिफ शाम उबल रहा था और किसी भी वक्त लावा फूट कर बाहर निकलने वाला था। इसे अपने आप से गिन आने लगी थी। वो गुलाम हुसैन के कत्ल में बराबर की शरीक थी। हालांकि वो नहीं चाहती थी कि इसका और इसके बच्चों का वास्ता पहले वाले हालात से पड़े, लेकिन किसी की जिंदगी का खात्मा कर देना कोई मामूली बात नहीं। वो सब कातिल बनने के अलावा ज़मीर के मुजरिम बन चुके थे और जुर्म कहाँ छुपता था। अगर वो पकड़े जाते तो तमाम घराना बर्बाद होकर रह जाता। इसने दिल में तहैया कर लिया कि वो 1 करोड़ रुपए की रकम मिलते ही इस मनहूस कर को हैराबाद कह देगी। वो यहाँ नहीं रहना चाहती। तलख यादें और अजियतनाक हालात इसे हमेशा दिल बर्दाश्ता किए दे रहे थे। गुनाहों की कसरत ने इस मकान को मनहूस बना दिया था, लेकिन कोठरी में गुलाम हुसैन का लाशा दफन होने की वजह से वो मकान को छोड़ नहीं सकती थी। अगर इनकी गैर मौजूदगी में लाश को वहाँ से दरियाफ्त कर लिया जाता तो इनको फांसी पर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था। ताहम वो मकान को गिरा कर अगर दोबारा तामीर करवा सकती और इसके लिए मकान का खरीदना जरूरी था। कोठड़ी वाली जगह पर लान बनाया जा सकता था। यही कुछ सोचते हुए आखिरकार इसकी आंख लग गई। न जाने सुबह का कौन सा पहर था, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। इसका सर दर्द की शिद्दत की वजह से फट रहा था और आंखें नींद न पूरी होने की वजह से खून के मानी सुर्ख हो रही थी। बाल माथे पर बिखरे हुए थे और चेहरा ख्वास बहाता था। इसने बरामदे में खड़ी हुई घड़ी पर नजर डाली। सुबह के 7 बज रहे थे। गुलाम हुसैन 8 बजे आता था। तो फिर दरवाजे पर कौन था? दस्तक दोबारा हुई। इसके साथ ही बकरी में आई और चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। करीब के मकान में मुर्ग ने बांग दी और फारूक ने करवट बदली तो चारपाई चरचराई। दरवाजे के बाहर कुछ सरगोशियां सुनाई दी। वहां चंद आदमी थे।
वो चारपाई से नीचे उतर आई। जमीन पर कदम रखते ही इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसने अंगारों पर पाँव रख दिया हो। जोड़ों में शदीद तकलीफ हुई और इसके मुंह से बेइख्तियार सिसकारी निकल गई। डेयरी फार्म से हथियाई हुई बकरी शहतूत के दरख्त के नीचे बैठी हुई जगाली कर रही थी। इसके गले में रस्सी नहीं थी। अमूमन तो वो बंधी होती थी, लेकिन इसे याद आया कि रात को सज्जाद ने खोली थी, लेकिन क्यों? शायद किसी को बांधने के लिए। लेकिन किसे? दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस दफा फारूक ने करवट बदलते हुए आंखें खोल दी। शाहिदा को चारपाई के पास खड़ा देखकर इसने हैरत भरे लहजे में पूछा, क्या हुआ अम्मा, तो हैरान परेशान क्यों खड़ी है? शाहिदा ने बताया, दरवाजे पर कोई है। फारूक हड़बड़ा कर चारपाई से उतरा, चप्पलें पहने बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसने दरवाजा खोला। सामने पुलिस इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ खड़ा था। फारूक ने सलाम किया तो वो तीनों अंदर आ गए। इसी स्नाम में शाहिदा ने सज्जाद और दोनों लड़कियों को जगा दिया। आबिदा और तैयबा अपने दुपट्टे को दुरुस्त करती हुई अंदरूनी कमरे में चली गई और सज्जाद ने चारपाइयों से तकिए और चादरें हटाकर बैठने के लिए इन्हें जगह दी। इंस्पेक्टर वहां बैठ गया और दोनों एहलकार इसके करीब खड़े हो गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद इंस्पेक्टर फारूक ने पूछा, गुलाम हुसैन कहाँ है? फारूक ने बताया, कच्ची कोठड़ी में। रात को वापस आया था नशे की हालत में। इसने हमें धमाके की तफसील से आगाह किया तो हमने इसे रस्सियों से बांधकर कोठड़ी में बंद कर दिया है। बाद में हमसायों के घर से आपको फोन किया। इंस्पेक्टर बोला, अगर वो शहीद हो जाता तो 1 करोड़ की रकम तुम्हारे घराने को मिल जाती। दफन तो वो हो चुका था, अगर रात की तन्हाई में इसे खत्म कर देती तो किसी को मालूम ना होता। फारूक अफसुद्दा लहजे में बोला, हमें ये सब करने के लिए शैतान ने वर्गलाया, लेकिन ज़मीर ने वो सब नहीं करने दिया। बस यूँ समझ लीजिए कि शहीद की औलाद कहलवाना हमारे नसीब में नहीं था। हमें मालूम है कि अब मोहल्ले वाले हमें दहशतगर्द की औलाद कहकर पुकारेंगे, लेकिन हमारा ज़मीर मुतमईन है। इंस्पेक्टर ने चारपाई से उठकर फारूक को गले लगा लिया, फिर जज्बाती लहजे में बोला, मैं तुम्हारे जज्बात और एहसासात की कदर करते हुए गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि तुम्हें न सिर्फ दहशतगर्दों को गिरफ्तार करवाने के बाद मिलने वाली रकम का हकदार करार दिया जाए, बल्कि पुलिस के महकमे में नौकरी भी दी जाए और इस बात को मंजर आम पर ना लाया जाए कि गुलाम हुसैन दहशतगर्दी में मुलव्वस था। इसलिए बेफिक्र रहो, तुम शहीद के बेटे ही कहलाओगे। तहम इस एजाज के हकदार कहलवाने की कोशिश जरूर करना और गुलाम हुसैन के नक्शे कदम पर हरगिज न चलना। फारूक ने अब सर झुका लिया। दोनों पुलिस एहलकार कोठरी से गुलाम हुसैन को बाहर निकाल कर ले गए। अब वो होशो हवास में था। इसके चेहरे पर स्याह कपड़ा डाल दिया गया, फिर पुलिस की गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन की तरफ ले गए। शहीद की औलाद कहलवाने का एजाज छीनते ही इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अचानक ही आसमान की बुलंदियों को छू लेने के बाद यकदम जमीन पर आ गिरे हों। गुलाम हुसैन ने सब किए पर पानी फेर दिया था। वो इज्जत के भूखे थे और ये भूख अभी तक बाकी थी।